हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो आप फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर जो आई हुई है, उसके लिए हम लोग रोज़ शाम में एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। इस सेट में टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हमारा यह फुल सेट का सेट नंबर 9 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 8 तक यानी कि 8 टोटल फुल लेंथ सेट मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है और डेली कम से कम एक महत्वपूर्ण फुल लेंथ सेट को लगाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप अपना लेवल चेक कर सके। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर दें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन घंटी का निशान दिख रहा है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है या ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए। इसमें टोटल 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सेट में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर देंगे। आज का सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए, यानी कि बिहार पुलिस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है और आप कोशिश करेंगे कि 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर कमेंट कर देने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग इस सेशन को कवर कर लें। सभी 100 प्रश्नों को हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लें। चलिए देखिए, भगवान महावीर की अगर बात करें तो ये जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर और ये 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म स्थान एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिहार की पावन धरती पर इनका जन्म हुआ था। जगह का नाम एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे। देखिए, भगवान महावीर का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री जो थी इनका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी आप याद रखेंगे। और इन्हीं प्रियदर्शनी की शादी जो हुई थी ये जमाली से हुई थी। और जमाली जो थे, जो भगवान महावीर के दामाद थे, ये इनके प्रथम शिष्य भी हुए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से हैं ये पाँचों, जरा उंगली पर काउंट करेंगे। ये 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। और 5वां है ब्रह्मचर्य, 5वां है ब्रह्मचर्य। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से देखिएगा, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा के बाद आपका हो गया कौन सा, अहिंसा के बाद हो गया सत्य, सत्य के बाद अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। पहले 4 जो महाव्रत थे, ये 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। और जो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, इसका जो है प्रतिपादन ये किसने दिया था, तो ये दिया था भगवान वर्धमान महावीर जी ने। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर देंगे। देखिए, इसको दशराग युद्ध भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको दशराग युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। यह पुरुषनी नदी
वर्तमान में इसका नाम रावी नदी है। पुरुषनी नदी या रावी नदी भी याद रखेंगे, इसी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक संघ में हराया था। ठीक है, 10 राजाओं का एक संघ था, उनको हराया था किसने? सुदास ने। क्लियर है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा पुरुषनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? बिहार पुलिस के लिए हमने 100 से अधिक महत्वपूर्ण वीडियो को कवर किया हुआ है। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और बिहार पुलिस वाला प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, सारा का सारा वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? सबसे अधिक नहरों का निर्माण जो है ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के लिए यह प्रसिद्ध है। और देखिए, सिंचाई की सुविधा के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई की सुविधा के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। और इसने हर्ब ए सर्ब, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसने हर्ब ए सर्ब के नाम से जो है सिंचाई कर लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने दीवाने बंदगान, जो कि एक दास विभाग था, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, ठीक है, इन सब की स्थापना किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यह सुल्तान कौन था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है, सभी लोग इस प्रश्न को लगाइए कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सभी लोग इस प्रश्न को लगाएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 में। याद रखेंगे कब? 1398 ईस्वी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1398 में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1398 ईस्वी में इसने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। और देखिए 1412 में जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन, इसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु दौलत खां के सूबेदार खिद्र खां ने इसको पराजित कर दिया। और 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके नए वंश सैयद वंश की नींव रखा था। किसने? तो यह सैयद वंश का नींव रखा था किसने? खिज्र खान ने, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद। चलिए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? फ्रेंड्स एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया अब तक, प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए। आपके लिए मैं कंटिन्यू मेहनत करता हूं। हमारा प्रयास है इस बार निश्चित रूप से आपको बिहार पुलिस का वर्दी मिल जाए, और इसके लिए मैं लगातार परिश्रम कर रहा हूं। और मेरे से 10 गुना ज़्यादा परिश्रम आपको करना है। इन बचे हुए जो 18-19 दिन हैं, इनमें आप जी तोड़ मेहनत करिए। बताइए, विजयनगर के उस शासक की पहचान करना है, पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो करेक्ट आंसर इसका हरिहर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बुक्का की मृत्यु के बाद, बुक्का का नाम आपने सुना हुआ है, यहाँ लिखा भी गया है। देखिए, बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची इन सभी प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी यहाँ तक कि वसूला और बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। और अंततः इसने जो है हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी अगर हम बात करें सफलता, तो बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। बहमनी से कौन कौन छीना था? तो बेलगांव को भी छीना था और गोवा को भी छीना था। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1853 ईस्वी में
भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी और पहली बार 1853 में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय जो है रेल चलाई गई थी। तो राइट आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि 1857 की क्रांति बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। ये बार बार प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कौन था? कैनिंग था। ठीक है, भारत का यह उस समय गवर्नर जनरल था और यह आखिरी गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त यह अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त यह भारत का पहला वायसराय था। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जो एनफील्ड राइफल थी इसमें क्या होता था कि जो चर्बी युक्त कारतूस होते थे, जो कहा जाता था कि गाय और सूअर की इसमें चर्बी लगी होती थी, उसको दांत से काटना होता था और यही जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण माना जाता है। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अभी मैंने ये बता भी दिया, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई होते हैं और 10 जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। तो वहीं पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्य नहीं, इन 5 देशों में से, जो यहाँ 5 हैं, इनमें से कौन सा अस्थाई नहीं है? तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो अस्थाई सदस्य देश है ये अमेरिका है, ब्रिटेन है, रसिया है, फ्रांस है और चाइना है। इसमें जर्मनी नहीं है। देखिए यहाँ पर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना दिया गया है, उसके बाद रसिया याद रखेंगे और यूएसए आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका नाम क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसका नाम है न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, जिसको कि सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी भी कहा जाता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। चलिए निम्नलिखित में से नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का नाम आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेपाल की संसद का नाम जो है ये राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत है। चाइना की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। मजलिस जो है ये कहाँ की संसद है? मजलिस जो है ये मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। अच्छा, मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है, ये पूछा जाता है। सोजिम जो है, सोजिम अंग्रेजी में इसको इस तरह से SEJM लिखा जाता है, सेज्म। यह जो है पोलैंड का जो लोअर हाउस है उसको सेजिम या सोजिम या सेज्म कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। पोलैंड की संसद को कहीं के ऑप्शन में आपको सोजिम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में BSF बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, BSF की स्थापना कब हुई थी? BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर के दिन जो है, 1 दिसंबर के दिन इसकी स्थापना दिवस यानी BSF की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है। और पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिसूचना 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जन्म के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा और रजिस्ट्री के द्वारा। अगर हम बात करें इसमें से कौन सा नहीं है तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता जो है यह संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 5 से लेकर के
11 तक में है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। अब यहाँ पर संशोधन शब्द जोड़ा गया है। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछता कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, सीधे पूछता कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। कब? 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन लोकसभा के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। किस दिन? 9 दिसंबर 2019 को। फिर इसे लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को यह पारित कर दिया जाता है। 11 दिसंबर 2019 को यह पारित कर दिया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इससे मंजूरी दे दी और फाइनली यह विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। और पूर्ण रूप से यह 10 जनवरी 2020 को यहाँ में लिखते हैं 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। 10 जनवरी 2020 से यहाँ पर पारित पूछा गया है तो लोकसभा से पारित हुआ था यह कब? तो 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को। लोकसभा वाला नहीं दिया गया है, यहाँ पर 11 दिसंबर 2019 दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए आर्टिकल 32 आपको याद होगा और आर्टिकल 226 भी याद होगा। आर्टिकल 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय के मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को न्यायालय के मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति जो है प्राप्त है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रिट भी जारी करने का अधिकार है। ये रिट कौन कौन से हैं? तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षालेख, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा भारत के सर्वोच्च और जो उच्च न्यायालय हैं इनको। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का उत्पादक देश कौन सा है। सबसे बड़ा पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो देश है यह चाइना है। हमारा प्यारा भारत दूसरे नंबर पर आता है। ढाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बांग्लादेश की यह राजधानी है ढाका। बताइए किसके लिए यह प्रसिद्ध है? तो ढाका जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो याद रखिएगा ढाका जो है यह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह कासीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन जल्दी से आंसर कमेंट करिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ एक बार सेशन को जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान जो है यह स्थान उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन है। अच्छा, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन जो है यह कहाँ पर है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। किस नदी पर स्थित है? तो यह कोलोराडो नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो यह कोलोराडो नदी पर है। क्या कोलोराडो नदी पर है? तो ग्रैंड कैनियन। और यह क्या है? तो यह एक गॉर्ज है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है कि खड़े किनारे के साथ एक संकरी गहरी घाटी है। ठीक है, गॉर्ज। तो यहाँ पर देखिए गहरी घाटी दिया गया है। अगला प्रश्न कि विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व की बृहत्तम डेल्टा जो है यह निर्मित है, तो यह निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पर बंगाल के खाड़ी के समीप यह स्थित है। ठीक है, सुंदरवन आपने नाम सुना भी होगा। चलिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, असम में माजुली द्वीप। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत इसमें से निम्नलिखित में से अगर हम बात करें कि जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वाला, उसके अनुसार
सबसे ज़्यादा तो आपको मध्य प्रदेश में पता ही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए मध्य प्रदेश, उसके बाद अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लेता तो प्रतिशत के हिसाब से पूछ लेता तो यह मिज़ोरम हो जाता। प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछता तो यह मिज़ोरम हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी और क्षेत्र में 12वां राज्य कौन सा है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। बड़ी लाइन के बीच होती है 1.676 मीटर, या फिर हम बात करें तो यह होता है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। ठीक है, यानी कि ये बात हो रहा है 5.5 फीट की। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। अंटार्कटिका में पूछा गया है, चलिए बताएंगे। देखिए दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा कौन सा है, दूसरा मैत्री है, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा भारती है। तो यही पूछा गया तीसरा, तो तीसरा आपका भारती हो जाएगा। पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री, दूसरा पूछेगा तो मैत्री, और तीसरा पूछा है तो ये भारती हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब, 8 मार्च के दिन। और इस वर्ष इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था डिजिट ऑल। यहाँ मैं लिखता हूँ डिजिट ऑल, इस तरह से डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अब इस प्रश्न को आप इस तरीके से याद रखेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ था तेलंगाना, तो हाई कोर्ट जो था इसका, जो हैदराबाद था, हैदराबाद वाला क्या था, आंध्र प्रदेश का भी था और सम्मिलित रूप से तेलंगाना का भी था। लेकिन जब तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है तो यह हुआ था कब, तो इसको याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में। कब, तो 2019, 1 जनवरी 2019। क्लियर, चलिए यहाँ पर बना लीजिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो यह जो जोड़ता है यह इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो देखिए यह प्रारंभ की गई 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई थी। ठीक है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1999 से, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। चलिए भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। कुल विद्युत उत्पादन में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन में, ठीक है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो ये हिस्सा तापीय ऊर्जा का है। किसका है भाई, तो ये तापीय ऊर्जा का है। ठीक है, इसमें जल विद्युत का योगदान जो है ये लगभग 12% के आसपास में है, लगभग 12% के, कहीं कहीं आपको 11.5% पे मिलेगा, लेकिन इसको हम लगभग 12% मान करके चलेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ से मैं आपका 4 प्रश्न कवर करवाऊंगा। चलिए एक बार आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगर वहीं प्रतिशत में पूछता कि अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है। अब इतना क्लियर हो गया। अब आइए जनजाति की तरफ में, जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत लगा के जब पूछेगा तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा जनजाति में। ठीक है, और इसमें प्रतिशत लगा के पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा राष्ट्रीय आय। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह से, राष्ट्रीय आय यानी कि, चलिए इस तरह से पूरा लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या।
ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, यह कब प्रस्तुत किया गया था? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2007 में। किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? सुशील मोदी जी के द्वारा। 2007 में 2006-7 की जो इकोनॉमिक थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसी के लिए किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 2006-7 के लिए। निम्न में से पागल खाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सुना सुना प्रश्न है, पता है ना कि ये रांची में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी कौन सी? लोकमान्य नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अच्छा, देश रत्न की उपाधि किसको दिया गया था? देश रत्न की उपाधि या अजात शत्रु की उपाधि, तो यह राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये बना था 1912 में। ठीक है, जब बंगाल से अलग किया गया था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। और बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग हुए थे। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से? तो 15 नवंबर सन 2000 को। भाई ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा। कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। उसके बाद नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है 3 टर्मिनल पर, और यहीं पर कह रहा है कि 4Q प्रत्येक त्रिकोण का, ठीक है, जोड़ा गया है। ये 4 ओम ये सबका रजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, 4 ओम रजिस्टेंस है। अब एक समतुल्य प्रतिरोध आपको निकाल देना है। तो आपको पता है ना कि इस तरह के क्या होगा, इस तरह में पहले एक सीरीज है, उसके बाद आपका पैरेलल होता है। तो पहले सीरीज वाला को हम 4 + 4 कर देंगे, तो ये 4 + 4 यानी कि 8 ओम हो गया। 8 ओम हो गया। ठीक है, 8 ओम हो गया, एक 8 ओम हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि अब एक समानांतर हो गया और ये एक 8 ओम एक हो गया। तो समानांतर अब बन रहा है ना, तो 8 ओम और 4 ओम का। तो यहाँ पर देखिए ये आर इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/8 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 3/8 आएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 8/3 आ जाएगा। 8/3 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए 8/3 है क्या? ऑप्शन बी में है। चलिए, यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है, आंसर कमेंट करिए सभी लोग इसका आंसर। साइंस का सेक्शन अब शुरू हो रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? तो यह विधि जो है, यह विधि संचालन और संवहन विधि है। यदि दी गई वायु में आयतन में जलवाष्प के मात्रा को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? बताइए, एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर में कि आयतन के जलवाष्प इनकी ग्राम में है, मात्रा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से। निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए वास्तविक रूप से एक्सरे होता है। वास्तविक रूप से एक्सरे जो है ये क्या है? वास्तविक रूप से एक्सरे क्या है? तो एक्सरे की खोज रोंगजन ने किया था। किसने किया था? रोंगजन ने किया था। इस तरह से आपको मिलेगा, रोंगजन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और एक्सरे क्या है? एक्सरे क्या है? तो देखिए एक्सरे जो है, ध्यान रखेंगे, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। उसके बाद चलिए DOS का अर्थ पूछा गया है, जिसको कि हम लोग डॉस बोलते हैं। तो डॉस का फुल फॉर्म आपको पता है ना, सभी लोग जानते हैं ना, सभी लोग जानते होंगे। बताइए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि डिस्क संचालन प्रणाली।
रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। करेक्ट करिए, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए। तो ये कैरामल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित इसमें से कौन सा है? तो ये www. आपने पढ़ा है ना, www.फलाना.com, ठीक है, HTTP, ईमेल, ये सारे हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इस HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTTP का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, और ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है, मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है। बताइए, देखिए, एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो हाइपोथैलेमस प्यार, खुशी, गम, घृणा, पसीना, गुस्सा, इन सब का नियंत्रण, भूख, प्यास, ताप, इन सब का है, ठीक है। एक सेरिबेलम है, एक सेरिबेलम है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और एक सेरिब्रम है। सेरिब्रम सबसे विकसित भाग होता है, और यही जो है याददाश्त, ठीक है, स्मरण शक्ति जिसकी बात की जा रही है, इसके लिए यह जाना जाता है। चलिए, मनुष्य के द्वारा जो दांत हैं इनके काटने के लिए प्रयोग में कौन सा है दांत, उसका नाम पूछा गया है। मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दांत का नाम क्या है? तो ये दांत कृंतक हैं। उसके बाद कृंतक की बात करें तो ये आपका कृंतक के बाद जो है उसके बाद रदनक है, रदनक के बाद चवर्णक है, अग्रचवर्णक है। कृंतक, रदनक आपने पढ़ा होगा, कृंतक के बाद रदनक, उसके बाद चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो ये काटने वाला दांत जो है ये कृंतक है, ठीक है, कृंतक है। फाड़ने वाला दांत पूछेगा तो रदनक है, फाड़ने वाला दांत रदनक है। चबाने वाला जो है ये चवर्णक और अग्रचवर्णक है। चलो, उसके बाद देखिए, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो तेज बुखार में क्या दिया जाता है? ज्वरनाशक ही दिया जाता है ना, ज्वर हर जिसको ज्वरनाशक कहिए। ये कौन सी दवाई है? तो पैरासीटामोल होता है, फीवर नाशक दवा, ठीक है। चलिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। बताइए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? एक बार जल्दी से सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बताइएगा, और सभी वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ये हाइड्रोफोन कहलाता है। अच्छा, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र जो है ये फैदोमीटर है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फैदोमीटर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जनरेटर में प्रयुक्त होती है, ठीक है, जनरेटर में, जनित्र में। लेकिन जनित्र ऑप्शन में तो है ही नहीं। यहाँ पर मोटर है, मोटर उल्टा करता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायोड जो होता है यह धारा को केवल एक ही दिशा में बहाता है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डायोड वाल्व के द्वारा धारा केवल एक दिशा में बहती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाँ, अब चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति क्या होगी? उसकी टिप की गति क्या होगी बताइए। तो देखिए 2 पाई आर बटा टी। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लंबी जो है उसकी क्या कर रहा है कि सेकंड की सुई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि आर जो है कितना है 2 सेंटीमीटर हो गया। आर इक्वल टू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। आपको पाई का मान याद ही है 3.14, और यहाँ पर कर रहा है कि मतलब टी यहाँ पर क्या है 60 सेकंड है, मतलब टाइम, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में। तो इसको निकाल दीजिए 2 पाई आर बटा टी, यानी कि 2 गुना 3.14 बटा कितना 2 बटा कितना 60। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 0.21
सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर नहीं है? केंद्र पर नहीं है। केंद्र पर नहीं है तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाइए, मतलब पृथ्वी के तल से, केंद्र नहीं, तल से ऊपर जाइए या नीचे आइए, क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान ऑलवेज घटता है। ठीक है। इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? कैरोटीन आपको पता है ना, कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। गाजर, पालक में आयरन पाया जाता है। ठीक है। चलिए, पपीता, आम में विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ पर आयोजित हुआ था, कब हुआ था, सन भी याद रखना है। अगर आप जानते हैं तो जगह और सन दोनों ज़रा कमेंट करके तो मुझे बताइए। अगर आप कमेंट कर देंगे तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए बताइए, पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहली बार अगर बात करें, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में। चले, वी वलसारा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाद्य यंत्र जो बताते थे, यह पियानो बजाते थे। ठीक है, पियानो बजाते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियानो हो जाएगा। साहा परमाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? साहा परमाणु विज्ञान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, कहाँ पर स्थित है साहा परमाणु विज्ञान संस्थान? यह पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। उत्तरी ध्रुव में भारत का पहला केंद्र। अच्छा, जो हमने 3 नाम बताया था आपको, 3 नाम बताया था ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों जो हैं, यह जो है कहाँ पर हैं? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पूछ रहा है, तो उत्तरी ध्रुव में जो है यह हिमाद्री है, हिमाद्री है। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? ललित कला अकादमी, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा विजुअल आर्ट्स के लिए, विजुअल आर्ट्स के लिए, यानी कि दृश्य कला के लिए, दृश्य कला के लिए ललित कला अकादमी। ठीक है, ललित कला अकादमी, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। डेट सन याद रखना आपको, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति ध्वज नहीं, राष्ट्रीय बनाइए। भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें स्थित अशोक चक्र में कितना तिल्ली है? ये अशोक चक्र होता है ना, उसमें तिल्ली इस तरह से होता है ना, ये तिल्ली की संख्या आपसे पूछ रहा है, बताइए कितना होता है? 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी? तो याद रखिएगा 24 तिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट सपर, लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था? यहाँ ऑप्शन है, बताइए लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर जो है यह लियोनार्डो दा विंची की है। अच्छा, लास्ट जजमेंट किसका है? लास्ट जजमेंट किसका है? जजमेंट, तो लास्ट जजमेंट जो है यह एंजेलो की है, एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपको पता है ना कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उतनी बड़ी विशाल प्रतिमा आपको याद भी होगा, जब इसका अनावरण किया गया था तो गुजरात में है स्टैचू ऑफ क्या? यूनिटी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, यह न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के। चले, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है यह कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कर दीजिए, यह कहाँ पर है? शहर का भी नाम अगर जानते हैं तो कमेंट करिए। यह ब्राज़ील में है। ठीक है, यह ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में है, ब्राज़ील में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए, संतोष ट्रॉफी रॉबर्ट्स कप, मर्डेका कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप भी याद रखेंगे, डूरंड कप, ये सारे फुटबॉल से हैं। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है?
बताइए। स्वस्थ मन स्वस्थ घर जो है, यह स्वस्थ यहाँ पर बन ली, स्वास्थ्य नहीं होगा, इस तरह से होगा स्वस्थ। चलिए बताइए, तो यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। कौन बने हैं भाई? तो इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा बने हैं। चलिए, और लद्दाख का अगर प्रथम राज्यपाल पूछेगा, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रथम उपराज्यपाल लद्दाख का, तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर याद रखिएगा। चलिए, भारत में अगर बात करें तो डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किसकी पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है यह शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अम्बुज का पर्यायवाची शब्द, अम्बुज, अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? बड़ा महत्वपूर्ण है, बताइए। जो लोग जानते हैं कमेंट करिए। अम्बुज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अम्बुज। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, ठीक है, अरविंद, उत्पल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अनाहुत का विलोम क्या होगा? अनाहुत का विलोम क्या होगा? अनाहुत का विलोम बताइए क्या होगा? तो अनाहुत का विलोम जो होगा, देखिए शंख भी होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अनाहुत का विलोम होता है आहूत, आहूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो कहलाता है अवीरा, अवीरा कहलाती है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलई खुलना मतलब क्या होगा इसका? रंग उतर जाना, नहीं नहीं, भेद खुल जाना, भेद प्रकट हो जाना। ठीक है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग जो है ये क्या लगता है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, सही है ना? बताइए। तो इसमें देखिए, आदरणीय में जो है इसमें प्रत्यय है, आदरणीय में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तो निया प्रत्यय है आदरणीय में, तो ये इसमें प्रत्यय है। बाकी इसमें देखिए, इसमें उपसर्ग है, आ उपसर्ग। चलिए, नायक का संधि विच्छेद में से कौन सा है? नायक का, तो नायक का संधि विच्छेद जो है बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। ये आपका होता है नय प्लस अक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखकर ही पता चल रहा है कब और कहाँ हुआ था, यानी कि यह मिश्र वाक्य है। दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो यहाँ कहीं भी त्रुटि नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। देखिए, संतुष्ट यहाँ इस तरह से लिखा गया है, यहाँ इस तरह से लिख दिया गया है, तो ये संतुष्ट इस तरह से ज़्यादातर लिखा जाता है, या इस तरह से भी अगर लिखा गया है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी मेरे ख्याल से त्रुटि नहीं है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, मेरे ख्याल से इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। अगर आपको लगता है तो ज़रा आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि अबला जीवन, यहाँ आंवला नहीं होगा, अबला होता है। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह रचना जो है इस पंक्ति की, यह किस काव्य की है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह काव्य पूछा गया है तो यह यशोधरा की है। किसकी है? यशोधरा, याद रखिएगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। चलिए, राइट आंसर इसका यशोधरा हो जाएगा। ठीक है, यशोधरा के रचयिता कौन हैं? तो याद रखिएगा ये कौन है, तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये मंगलसूत्र है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। खाली स्थान, यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे। खाली स्थान है, यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे, तो डेयर यू वेकअप मी सो अर्ली ऑन संडे। सिनोनिम बताना है इन्फ्यूरिएट का। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा करना, तो यहाँ पर यह जाएगा आपका इनरेज। ठीक है, इनरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का एंटोनिम बताना है, तो एंड्यूरिंग का हो जाएगा आपका क्या? तो ये अस्थाई होता है एंड्यूरिंग। ठीक है, एंड्यूरिंग का अस्थाई होता है। यूंडेरा सेल, ठीक है, ये अपने एक सेल आता था इंडोरा सेल,
ठीक है, एक बैटरी होता था, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये अस्थाई, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा फ्लेटिंग। ठीक है, जो कि क्षणिक होता है, क्षणिक होता है। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि कहाँ पर एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप इसमें दोनों प्रश्न में एक ही बताना है आंसर, बताइएगा। करेक्ट कि द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वॉज टू यंग। यहाँ पर एरर है तो एरर बताइए, नहीं है तो नो एरर पर क्लिक कर दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज बिकॉज की जगह पर यहाँ पर डैट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डैट होगा, इसलिए इस वाले पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ पर अगर एरर है तो बताइए, एरर नहीं है तो डी पर टिक लगा दीजिए। बताइए कहाँ पर एरर है इसमें। इन सिंगापुर माई ब्रदर्स इन लॉ विथ हिज वाइफ वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में एरर है। उसके बाद चलिए यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, समवन सॉ हिम पिकिंग अप ए गन। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन बाय समवन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, सोक्रेट्स सेज वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। सुकरात जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज द गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका आपका इडियम मतलब बताना है। तो ये बोलने की अच्छी कला बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो ये आपका हो जाएगा बोलने की अच्छी कला। ठीक है, द एबिलिटी टू स्पीक विथ फ्लुएंसी जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वन विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या कहते हैं। इसको एक्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऊंचाई से डर लगना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्रोफीबिया। ठीक, एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो जल से डर लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पर कि एरर बताना है और नो एरर है तो नो पर। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द कोऑर्डिनेटर्स हैड सोन अप फॉर द मीटिंग। यहाँ पर क्या होगा, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। नाइदर के साथ यहाँ पर और का नहीं, नॉर का प्रयोग होगा, NOR का। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है। चलिए 91 से लेकर के 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर बता देता हूँ। तब तक आप क्या कीजिए कि 90 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया है, अपना स्कोर आप कमेंट कर दीजिए और सेशन को साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। मैं इनका आंसर फटाफट बता देता हूँ। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। एक बार सेशन को जल्दी से फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए 94 का देख लीजिए। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। 95 का देखिए, 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे यहाँ पर 96 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.67 mm। उसके बाद 6400 रुपीज़ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर, 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7200। उसके बाद 99 का 440 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आखिरी क्वेश्चन 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 15 डेज यानी कि 15 दिन हो जाएगा।